आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है मोनी सनवर और आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी की खास पेशकश बड़ी खबर। आज का सवाल, बिहार में सीटें बंट रही हैं या सियासत बिखर रही है। 8 दिन बीत गए, चुनाव का ऐलान हुए, लेकिन ना एनडीए में समझ बनी, ना महागठबंधन में इकरार। नीतीश कुमार नाराज हैं, बीजेपी अपने हिसाब से खुश है। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी के गुस्से ने कांग्रेस की सांसें अटका दी हैं। इधर बीजेपी की पहली लिस्ट में कुल 71 कैंडिडेट के नाम शामिल हैं। यही नहीं, डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी तारापुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने पहली सूची में कई बड़े नामों को रिपीट किया है। पार्टी ने दानापुर से रामकृपाल यादव को उतारा है और अपने सभी बड़े नेताओं को टिकट दिया है। मंत्री नितिन नबीन को बांकीपुर से उतारा गया है। मंत्री मंगल पांडे को सीवान से टिकट दिया गया है। संजय सरावगी को दरभंगा से उतारा गया है। नीरज कुमार बबलू को छातापुर से टिकट दिया गया है। पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी को बेतिया सीट से कैंडिडेट बनाया गया है। सम्राट चौधरी तारापुर से लड़ रहे हैं, जबकि मंगल पांडे सिवान से लड़ रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या सीट बंटवारे के इस खेल में नीतीश सीएम चेहरा रहेंगे या सिर्फ चेहरा? क्या महागठबंधन में दरारें चुनाव से पहले ही हार की झलक दिखा रही हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार की राजनीति अब टिकटों से ज्यादा रेट कार्ड पर चल रही है? आज मेरे साथ हैं जनता दल यूनाइटेड से किशोर कुणाल और आरजेडी से मधु मंजरी। दोनों से सीधे सवाल होंगे। और सबसे पहले किशोर जी, आपकी तरफ, आप दोनों का इस्तकबाल है। और किशोर जी, सबसे पहला सवाल, अब तक तो ठीक है, सब कुछ ठीक लग रहा है और सब कुछ तय भी है, तो फिर नीतीश कुमार की नाराजगी की जो खबरें हैं वो बार बार क्यों आ रही हैं? एक ये, और दूसरा, अब तो आपके सहयोगियों ने सीधे तौर पर सीटों का ऐलान कर दिया है, तो फिर आपकी तरफ से देरी क्यों? मौसम जी, सबसे पहले नमस्कार आपको। नीतीश कुमार जी कहीं से भी नाराज नहीं है और जो खबरें व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर की दुनिया से निकल के आ रही है उसमें कोई सच्चाई नहीं। आपने देखा होगा, हमारे किसी भी आधिकारिक बयान, हमारे किसी आधिकारिक नेता का बयान जो गठबंधन से के प्रतिकूल हो तो बता दें आपको, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किशोर जी, ऐसा तो ना कहें। देखिए आप भी जानते हैं और आप भी एक सीनियर जो है पॉलिटिशियन है, प्रवक्ता है पार्टी के, आप भी जानते हैं कि नीतीश कुमार ने कई बार इधर से उधर हुए और हमेशा लास्ट तक यही बयान रहा कि कोई नाराजगी नहीं है, और वो इधर सीएम की शपथ ले लेते थे। तो कुछ तो चल रहा है वो, और ठीक है, आपकी मजबूरी है कि प्रवक्ता है, टीवी पे बोलना है कि सब ठीक है, सब चंगा सी। नहीं, आप इसको अलग तरीके से व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, सच्चाई यही है कि हम लोग बिहार फर्स्ट, बिहार की जो प्रायोरिटी है उसको हम लोग टॉप पे रखते हैं। हमारे लिए बिहार का विकास ही सबसे प्रथम वरीयता का प्रायोरिटी है। और ये जो बातें प्लान की जा रही है अलग अलग माध्यम से कि नीतीश जी नाराज हैं, कुछ सीटों पे चल रहा है, कई तरह की परेशानियां चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जो भी होगा हम लोग जनता के हित में है, जनता के लिए काम करते हैं और बिहार की जनता के लिए लगातार काम कर रहे हैं। तो ये कहीं से भी इस तरह की बातें नहीं है। हमारे 5 कैंडिडेट आज नॉमिनेशन किए हैं, अलग अलग बिहार के अलग अलग क्षेत्र की बात करें तो 5 लोग नॉमिनेशन किए हैं। कई लोग कल नॉमिनेशन करेंगे और आप देखेंगे कि जब ही फर्स्ट फेज के नॉमिनेशन का एंड होगा दिन, तब तक सभी कैंडिडेट नॉमिनेशन कर चुके होंगे। तो इस तरह की बातें है नहीं। देखिए, गठबंधन जब होता है कई दलों का, उसमें अनेक दलों की भावनाएं समाहित होती है, अनेक दलों का सिद्धांत समाहित होता है और सीटों की संख्या लिमिटेड है। तो जाहिर सी बात है, कुछ न कुछ तकरार तो होता ही है। इसको कोई मधु जी, हर दल में, हर आपके यहाँ तो सब ठीक है ना? वो तो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो सब ठीक है, सब चंगा सी, लेकिन तेजस्वी यादव जो हैं वो सीधे तौर पर नाराज होकर आ जाते हैं दिल्ली से, राहुल गांधी से मुलाकात नहीं करते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात नहीं करते हैं। तो ये क्या चल रहा है असल में? और इधर लालू प्रसाद यादव टिकट बांट देते हैं, तेजस्वी यादव नाराज होकर वो टिकट वापस ले लेते हैं, तो सब ठीक है ना? नहीं, देखिए अनवर जी, एक्चुअली क्या है कि आपको भी पता है और सभी को पता है कि आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी दिल्ली क्यों गए थे, केस हेयरिंग को लेकर के गए थे। तो वो तो एक अलग ही मैटर था, उसको लेकर के वो दिल्ली गए थे। हाँ। लेकिन जहाँ बात है आपसी गठबंधन की, तो हमारे यहाँ करीब करीब सब चीज फाइनल हो चुका है। आज रात से लेकर के कल तक सारा चीज क्लियर हो जाएगा। जिनको जहाँ टिकट देना होगा वो मिल भी जाएगा। सब लोग जाकर के कल से अपना नॉमिनेशन भी कर सकते हैं। बहुत लोगों ने अपना नॉमिनेशन का डेट भी डाल रखा है। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को भी नॉमिनेशन करना है, तो सब चीज ठीक है। लेकिन अब जहां बात आती है एनडीए की, तो आप देखेंगे कि
बीजेपी जेडीयू ने अपने कुछ लोगों को टिकट दे दिया। दूसरी तरफ चिराग पासवान जी उसी सीट के लिए अड़े हुए हैं जो सीट जेडीयू का जीता हुआ है या जेडीयू के पास है। तो ये जो है इस तरह के लोकतंत्र में इस तरह कुछ लोगों का मांगना रूठना मनाना चलता रहता है। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक परिवार के लोग हैं। बिल्कुल सब चीज सही है और सही से। मैं कल भी डिबेट कर रहा था तो मैंने बीजेपी नेताओं से पूछा, मैंने कहा ये तो क्या चल रहा है, क्यों इस तरह की तकरारें आ रही हैं? तो कह रहे थे कि ये सवाल तो आप आरजेडी से पूछिए, वो तो महागठबंधन में अपनी जगह भी तय नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस के सामने तेजस्वी की इतनी बेबसी है कि जिसकी कोई हद नहीं है। देखिए हमारी पार्टी में, हमारे अलायंस में कांग्रेस और आरजेडी जो है दो बड़ी पार्टी है। क्षेत्रीय पार्टी के हिसाब से आरजेडी बड़ी पार्टी है और कांग्रेस जो है मतलब सेंट्रल पार्टी के हिसाब से है। तो हमारे यहाँ तो ये चीज का आप बताइए कि इनके यहाँ चिराग पासवान जी का क्या सीन है, क्या हाल है? कि जो वही सीट वो ढूंढ रहे हैं जो जेडीयू का सीटिंग है। और पिछले बिहार विधानसभा में आप देखेंगे विशेष से जेडीयू को खत्म करने का या बर्बाद करने का काम जो चिराग पासवान जी किए, तो क्या वो सही में वो चिराग हैं जो रोशनी करेंगे या वो चिराग हैं जो में आग लगाएंगे? इस झोपड़ी को ही आग लगा देंगे। बड़ा सवाल आपने किशोर कुणाल, बड़ा सीधा सधा हुआ और कहेंगे बड़ा सही वाला निशाना आपकी तरफ है ये, कि अगर चीजें देखें किशोर कुणाल तो क्यों हो रहा है ये? क्योंकि अगर हम बात करें चिराग पासवान की, उनकी जितनी उम्मीदें थी उससे ज्यादा उनको सीटें मिल गई और अब वो वही सीट चाह रहे हैं जो आपके पास हैं। तो ये क्या नाराजगी नहीं है? अब चिराग पासवान ने पिछली बार तो आपकी एक तरह से लुटिया दुबोटी थी पूरी तरीके से, तो इस बार क्या नुकसान नहीं होगा? मोहसिन जी फिर से मैं उसी बात को रिपीट करूंगा कि क्या चिराग पासवान जी या गठबंधन के किसी व्यक्ति ने आधिकारिक तौर पे माना है कि फलां सीट चिराग पासवान जी लेना चाह रहे हैं? हाँ। और ये सीट जेडीयू का है? क्या हाँ। इस तरह की बातें आधिकारिक तौर पे आई है? हाँ। कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस फॉरवर्ड हुए और उसी मैसेज के आधार पर आप जैसे रिपोर्टर्स, आप जैसे जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट ने इसको एजेंडा बना दिया। तो बिल्कुल स्पष्ट है जब चीजें जैसे अभी आज कुछ मिनट पहले आपके दफ्तर के बाहर आपके विधायक धरने पर बैठ रहे हैं और पहले जो है चिराग पासवान के ट्वीट देखिए, अभी के फिलहाल के ट्वीट अलग हैं, लेकिन चीजें तो है ना, कुछ तो गड़बड़ है। वो और बात है कि आप सब चंगा सी बोल रहे हैं। मैं वहीं पे आ रहा हूँ। मैडम को चिराग की काफी चिंता है, चिराग जी की, तो उन्हें अपने दल में बुला लें, राघोपुर सीट ऑफर कर दे, वहां भी उनका कैंडिडेट तैयार है। उन्होंने तो चाचा को बुला लिया है, खत्म हो जाएगा। वो तो चाचा की जगह बना के बैठी हैं। अब कांग्रेस और आरजेडी में पानी में आंख है या आंख में पानी है, इसी पर शेरो शायरी चल रहा है और लंबा ये ट्विटर पे चल रहा है, बड़े बड़े नेता शायरी लिख रहे हैं। तो इन्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। जहां तक चिराग जी का मामला है, छोटा सा जवाब दे दीजिए, क्या बीजेपी बराबरी की सीटें देकर नीतीश को खुश कर रही है या धीरे धीरे साइडलाइन करने की तैयारी में है? क्योंकि कहा जा रहा है कि नीतीश जी का चेहरा तो अभी भी एनडीए का पोस्टर है, लेकिन लगता है रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है। देखिए जहां तक नीतीश कुमार जी का मामला है, 101 सीट पे हम लोग पहले भी लड़े हैं। 2015 का चुनाव हम लोग जब लड़े थे तो 101 सीट पे ही चुनाव लड़े थे। हमने 142 सीट पे भी लड़ा है, हमने 115 सीट पे भी लड़ा है, हमने 134 सीट पे, 135 सीट पे भी लड़ा है। तो देखिए नंबर हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता। और जहां तक बराबरी की बात है तो पिछला लोकसभा में बीजेपी का हमसे 1 सीट ज्यादा, हम लोगों ने 15 सीट पे चुनाव लड़ा था, वो लोग 16 सीट पे चुनाव लड़े थे। ये नंबर इश्यूज नहीं है और ना ही किसी तरह का कोई ग्लिचेज है किसी भी सीट पे। मैं एक व्याख्या कर दूं एक चीज का कि जो ये बार बार कर रही है चिराग पासवान वगैरह, तो अभी बीजेपी ने 71 लोगों की सूची जारी की है। ठीक है, कोई एक सीट ऐसा बता दीजिए जो जेडीयू का सिटिंग सीट रहा हो या उस सीट पे जेडीयू पहले से। ऐसी खबरें क्यों आ रही हैं कि खुद अमित शाह जी मनाने के लिए आ रहे हैं नीतीश कुमार को? नहीं, ये सारी निराधार बातें हैं। हमारे यहाँ अलायंसेस ऑन पेपर चल रहा है और ऑन पेपर का मतलब होता है रियलिटी में चल रहा है। आप देख सकते हैं कि लिस्ट आया है आरजेडी बीजेपी का। हाँ। अभी हम लोगों ने 5 जगह नॉमिनेशन किया, उस 5 जगह जहां हमारी नॉमिनेशन हुई है, क्या एनडीए के किसी अलायंस का पार्टनर वहां पे जाकर नॉमिनेशन किया है? इस तरह की बातें समझ में आई है? नहीं आई है। तो अगर नहीं आई है तो इस तरह का हाइपोथेटिकल और वेग सिनेरियोज पे पॉलिटिकल विवेचना नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मधु मंजरी जी,
बिल्कुल ईमानदारी से बताइएगा, जो टिकट बंटवारे में जो रेड कार्ड की चर्चा चल रही है बिहार में, उसमें आरजेडी भी शामिल है या सिर्फ तमाशबीन है? क्योंकि आरजेडी के उम्मीदवार को सिंबल मिला तो कल वापस ले लिया गया। अब जनता पूछ रही है ये गठबंधन है या रिफंड पॉलिसी, क्या हो रहा है? देखिए, ऐसा नहीं है कि जो सिंबल वापस ले लिया गया है, बस उनको थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दिया गया है कि मतलब फिर से उस पे बात करके चर्चा कर दोनों बाप और बेटों में, दोनों में चीजें सेट नहीं थी क्या? क्योंकि लालू प्रसाद यादव दे रहे हैं, तेजस्वी नाराजगी जता रहे हैं और फिर जो है रोक दे रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे भी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष है और उन्हीं के साइन से सबको सिंबल मिलना है। तो इसमें तो दूसरी बात ही नहीं है कि किसी और के सिंबल से तो किसी और के साइन से तो मिलना नहीं है, उन्हीं के साइन से मिलना है। तो थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दिया गया है। बाकी ऐसा नहीं कि सिंबल ले लिया गया है या उनसे मिलाकर के आकर के बातें की गई है। अब बाकी सब चीज आज जो है रात तक पूरा सब चीज क्लियर हो जाएगा। मतलब कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह की जो खबरें आ रही थी कि कांग्रेस नाराज चल रही है और बाकायदा तेजस्वी यादव ये कह के आए कि इन शर्तों पे तो गठबंधन नहीं चल सकता है। जी जी, क्या बोल रहे हैं? इस तरह की जो खबरें आ रही थी कि तेजस्वी यादव दिल्ली से नाराज। देखिए, एक बात बता रहे हैं आपको, जब आपने अभी खुद बोला कि मतलब बैठक हुई नहीं, मीटिंग हुई नहीं, तो ये सब बातें आती कहाँ से है? और कोई भी बैठक मीटिंग जो है किसी मीडिया या किसी के जरिए तो होता नहीं है। जो भी होता है बहुत मतलब कॉन्फिडेंशियल होता है। तो उसमें इसकी कोई बात ही नहीं होता। जिसको जो मन में आ रहा है, जिसको लग रहा है कि अपना टीआरपी बढ़ाना, अपना न्यूज का टीआरपी बढ़ाना, या तो जो भी तो लोग पहले डालते हैं। लेकिन ये सब भी ऐसी कोई बात ही नहीं है। लोग न्यूज में डाल रहे हैं तो अपना मर्जी से डाल रहे हैं। जो इसको जो लग रहा है कि हाँ इसी बहाने लोग कम से कम न्यूज से जुड़े रहेंगे, उनका व्यू बढ़ेगा, जो भी होगा तो इसमें है। लेकिन ऐसी कोई बात ही नहीं है। जो बात अभी है सब आज रात तक पूरा क्लियर हो जाएगी। मतलब हम उम्मीद कर लें कि आज या कल आपकी भी जो है सीटें जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। आपकी तरफ से नामों का ऐलान भी कर दिया जाएगा? जी जी, नामों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। और कुछ लोगों का है कल परसों में नॉमिनेशन भी शुरू हो जाएगा। ठीक है किशोर जी, लोजपा रामविलास को 29 सीटें दे दी गई और कहा जा रहा है कि ये निकली किसके हिस्से हैं? जेडीयू के हिस्से से। तो ये क्या साझेदारी है या साझेदारी का मजाक? क्योंकि 21 सीटों पर बात चल रही थी, फिर सीधे 29 सीटें दे दी गई और कहा जा रहा है कि 7-8 सीटें तो आप ही के खाते से गई हैं और वो मांग भी रहे हैं कि यही वाली सीटें चाहिए हमें। तो देखिए, लोजपा रामविलास जिसको आप आज लोजपा रामविलास कहते हैं, वो पहले एलजेपी हुआ करते थे। ठीक है। और फरवरी 2005 में कुल 29 सीटें उनको आई थी। उन्होंने 29 सीट पे चुनावी जीत दर्ज किया। तो नंबर कुछ नहीं है। अब उपेंद्र जी की बात करूं मैं, पिछले चुनाव में मंजरी जी रही थी, उस पार्टी की नेत्री रही है, बहुत सम्मानित नेत्री रही है। तो 2015 में उपेंद्र जी, पिछले चुनाव की बात करें 2020 में 104 सीट पे चुनाव लड़ते हैं और अभी वो 6 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए, मांझी साहब पिछले बार कितने सीट से चुनाव लड़ते हैं, अभी कितने सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। राजनीतिक डिसीजन तात्कालिक परिस्थितियों के हिसाब से होता है और सबके जड़ में होता है जनता का वेलफेयर, बिहार का वेलफेयर। अगर हम बिहार के रीजनल पार्टी पासवान जी, जब पिछली बार आपके खिलाफ इतनी सारी सीटों पर लड़े थे जिसकी वजह से आपको नुकसान हुआ था, उनको क्या हासिल हुआ था? इस बात तो लग रहा है कि बहुत कुछ हासिल हो जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार का वोट बैंक भी उनके पास जाएगा, बीजेपी का वोट बैंक भी उनके पास जाएगा और जो अपना है वो तो है ही। देखिए, बिहार के लिए नेता और विचार सिर्फ नीतीश कुमार। हमारी पार्टी नीतीश कुमार जी को ध्यान में रखकर अपनी नीति का निर्धारण करती है। हमारी पार्टी नीतीश कुमार जी के ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर वोट मांगती है। हमारी पार्टी नीतीश कुमार जी के रोड मैप के अनुसार जनता के बीच जाती है। तो हम लोग जो भी कर रहे हैं वो नीतीश कुमार जी के क्रेडिबिलिटी, नीतीश कुमार जी के फेस वैल्यू के आधार पर करते हैं। और ये चुनाव भी पूर्ण रूप से नीतीश कुमार जी के उन्हीं फेस वैल्यू के आधार पर तय हो रहा है। तो इसमें कौन है, किसकी कितनी सीटों की संख्या है, उसका असर हमारे रोड मैप पे नहीं पड़ने जा रहा। हम लोग मानते हैं कि गठबंधन में होने के नाते, और चूंकि गठबंधन का मतलब होता है एक फैमिली होल्ड, एक पारिवारिक माहौल, तो उसमें किसी के पास अधिक सीट होगा, किसी के पास कम होगा, किसी के पास चार। तो ये सारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं हो सकता है। ठीक है, ये कम्प्लीटली प्राइवेट मामला है। मधु जी, एक सवाल बड़ा ईमानदारी से और बड़ा मैं इन सारी चीजों को समझना भी चाहता हूँ। एक तरफ जो है अभी तेजस्वी यादव वो खुद सीएम फेस होंगे या नहीं होंगे, इस तरह का भी असमंजस चल रहा है, क्योंकि ना तो कांग्रेस ने और किसी पार्टी ने ऐसा ऐलान नहीं किया कि हाँ हमारे सीएम फेस जो हैं वो सीधे तौर पर
तेजस्वी यादव होंगे। इधर एनडीए ने तो साफ तौर पर एक चीज तो क्लियर कर दी, सीएम होंगे या नहीं होंगे ये नहीं, लेकिन ये चीज क्लियर कर दी कि नेतृत्व में नीतीश कुमार के ही चुनाव लड़ा जा रहा है। आपके यहाँ पे नेतृत्व की क्षमता जो है थोड़ी सी अलग लग रही है। इतनी पहले से इस बार तैयारी देखने को मिली, रैलियां आपकी तरफ से हुई, आपकी तरफ से यात्राएं हुई, फिर ये इतनी सारी जब तैयारियां पहले से चल रही थी तो इतनी देरी क्यों और ये असमंजस की स्थिति क्यों? और इधर जो है आपकी एक अलायंस पार्टी जो है वो सीधे तौर पर आपसे कह रही क्या उप मुख्यमंत्री हम बनेंगे, तो फिर कांग्रेस को क्या? देखिए अनवर जी, बात जिस तरह से करते हैं अलायंस की, तो आप इनका देखिएगा कि जहां अभी पिछली बार जब इलेक्शन हुआ था तो ये बोल रहे थे कि अब की बार नीतीश सरकार, ठीक है, जितना इनका होर्डिंग था अभी तो नीतीश जी के पार्टी से, जेडीयू के पार्टी से लिखा हुआ है, लेकिन जितनी इनकी गाड़ियां घूम रही है सब इस पर लिखा हुआ है अब की बार एनडीए सरकार। इसका मतलब आप लोग जो है मतलब राजनीति में एक एक शब्दों का जिस तरह से मतलब होता है, जिस तरह से इसका भी मतलब होता है कि अब की बार एनडीए सरकार नहीं, कि कभी भी देखिएगा जितनी भी गाड़ियां घूम रही है तब की बार नीतीश सरकार कहीं नहीं लिखा हुआ है। दूसरी तरफ हमारे यहाँ देखेंगे कि आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष है। जो कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष हमारे यहाँ होता है वही सीएम फेस होता है। इसको बार बार मीडिया को या किसी को जवाब देने की इसकी जरूरत नहीं है। पहले भी आप देखेंगे कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी ही थे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बने थे, चेहरा भी तेजस्वी प्रसाद यादव जी का भी था, अभी भी कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष वही है और आगे भी वही रहेंगे। इसमें कोई तो शंका नहीं है, संचय नहीं। मुख्यमंत्री को लेके इतनी मारामारी क्यों है? क्या फिर अगर ये वाली पॉलिसी तो नहीं होगी कि कांग्रेस के से भी एक उप मुख्यमंत्री और सीधे तौर पर देखिए वो तो बात की बात है, जहां मांगने में देखिए लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, हमारे यहाँ यही खूबसूरती है कि लोग मांगते हैं, अपनी बात को रखते हैं कि किसको कितनी सीट चाहिए, उनको उप मुख्यमंत्री चाहिए, तो क्यों एक दलित के बेटा को, जो एक दलित है उसको मतलब उसके अधिकार नहीं है क्या कि वो उप मुख्यमंत्री मांग सके? जरूर मांगना चाहिए, बोलना चाहिए, अपनी बात रखना चाहिए। बाकी जो ऐसा आगे मतलब बनने के बाद, जीतने के बाद जैसा होगा वो देखा जाएगा, जो होगा हो सकता है उनकी बात को अमल भी किया जाए, क्योंकि हर किसी को लोकतंत्र में अधिकार है मांगने का, जो राजनीति कर रहा है, जिनकी अपनी पार्टियां हैं, तो ठीक है। और एक दलित चेहरा क्यों ना होना चाहिए, मांगना चाहिए। अब बाकी मांगने का अधिकार तो सबको है लोकतंत्र में। बाकी जो है कि इलेक्शन हो जाएगा, जब सरकार बनने लगेगी तो पहले तो उप मुख्यमंत्री की भी बात होगी। बड़ी खूबसूरती से बचा के ले गए आप अपने सहयोगी को, ये अच्छी बात है। ठीक है किशोर जी, क्या आगे नीतीश कुमार सीट बंटवारे से नाराज हैं? अगर नहीं तो इस्तीफे और धरने का दौर क्यों चल रहा है आपके यहाँ पे? और आपके तो सिटिंग विधायक ही इस्तीफे धरने के पे बैठ जा रहे हैं, फिर उनको जो है पुलिस से उठवाना पड़ रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें देखिए पॉलिटिक्स। आप भी कह दीजिए, जैसे मंजरी जी कह रही थी, बोले ये तो लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है। नहीं मैं बता रहा हूँ, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन। हाँ, और ये भावनाओं का खेल है। हाँ, हर व्यक्ति का भावना जुड़ा होता है, जो भी राजनीतिक क्षेत्र में है, राजनीतिक रूप से जुड़े होते हैं किसी दल से, उनकी भावनाएं जुड़ी होती है। और जब उन्हें लगता है कि उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं किसी भी स्वरूप में, और ये सभी दल के लिए लागू होता है, चाहे वो जदयू हो, राजद हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो। सही है। तो मैं कल देख रहा था बीजेपी का एक जिला अध्यक्ष रिजाइन किया, मतलब एक्स जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष, और वो आज नॉमिनेशन कर रहे हैं, शायद समस्तीपुर का ही मामला है जी। तो ये चलेगा और इसको रोका नहीं जा सकता है। जो भी लोग हमारे साथ थे या हैं, अगर उन्होंने एक दिन भी समय दिया है पार्टी के लिए और माननीय नीतीश कुमार जी के लिए, तो पार्टी उसके लिए ऋणी है, पार्टी उनका कृतज्ञ है। और हम लोग समझते हैं कि इस तरह से जो भी घटनाएं हो रही है नहीं होनी चाहिए। लोग के अंदर थोड़ा सा पैसेंस का भी अभाव होता है, और दूसरा चूंकि सीटों की संख्या सीमित होती है और उम्मीदवार अधिक होते हैं। ये माननीय नीतीश कुमार जी का ही देन है कि लगातार पंचायत चुनाव के बाद लोगों के अंदर इस कदर महत्वाकांक्षा आ गया है कि जो लोग कभी वार्ड मेंबर था वो मुखिया बन गया, जो मुखिया था वो अब विधायक बनने की सोच रहा है। ये अच्छी बात है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा लोगों के अंदर आ रही है, बहुत खुशी की बात है। और लेकिन एक चीज मैं समझना चाहता हूँ, बीजेपी से बराबरी की सीटें मिलना गर्व की बात है या नीतीश के बड़े भाई के दर्जे पर ताला लगना? लगातार कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में है। जैसे इधर जो है तेजस्वी यादव, मंजरी जी कह रही थी कि वो तो या कोऑर्डिनेशन के कमेटी के अध्यक्ष हैं, तो मतलब बड़े भाई हम ही हैं, चाहे किसी कुछ भी हालात हो जाएं। तो यहाँ जो है ये ताला लगना तो नहीं है, अगर बराबर की सीटें मिल गई, यहाँ तो रिश्तेदार बन गए, बड़ा और छोटी भाई की भूमिका में तो बात ही नहीं रही।
देखिए, मंजरी मैडम तो बोल रही थी कि हमारे यहाँ कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो अध्यक्ष होता है वही सीएम कैंडिडेट होता है। ठीक है। शायद ये भूल गई जिनके यहाँ पहली बार कोऑर्डिनेशन कमेटी बना है। हाँ। खैर कोई बात नहीं है, इस पर ये विषय नहीं है चर्चा का। हाँ। देखिए, नीतीश कुमार जी के लिए 101 नंबर होना ना तो गर्व की बात है और ना ही हतोत्साहित होने का विषय है। हाँ। नीतीश कुमार जी एक विचार है। नीतीश कुमार जी वो व्यक्ति हैं जो मात्र 2% वोट बैंक के आधार वोट से आते हैं और उन्होंने 20% वोट बैंक कल्टीवेट किया है अपने विचारों से, अपने सिद्धांतों से, अपने कार्यों से, अपने हर तरह से आप देखेंगे तो एक वैचारिक क्रांति की मदद से वो एक मास लीडर के तौर पे आज बिहार में है और उनको सीटों की संख्या से उनकी महत्ता, उनकी व्यवहारिकता को एक सीटों की संख्या से तय नहीं किया जा सकता है। तो मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कह देना चाह रहा हूँ कि संख्या, चाहे मैं तो अभी 43 सीट पे हूँ, हमारी संख्या 43 सीट पे है, फिर भी हम 101 सीट ले रहे हैं। बीजेपी की संख्या 73 के आसपास है, फिर भी वो 101 सीट ले रहे हैं। एक चीज और मैं जोर देना चाहता हूँ, 2015 के चुनाव आरजेडी के पास मात्र 22 विधायक थे। सही है। फिर भी हम लोगों ने 101 सीट लिया है और उसी चुनाव में हमारे पास 115 विधायक थे। 115 विधायक, फिर भी हम लोग 101 सीट पे लड़े हैं। तो हमारा पर्पस नंबर में उलझने का नहीं, हमारा पर्पस है कि बिहार के रोडमैप को, जो बिहार आज दौड़ रहा है, विकास पथ पे दौड़ रहा है, जो बिहार आज खुशहाली में जी रहा है, लोग लीडर होके अपने रोजगार को कर रहे हैं, व्यवसाय को कर रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और देश और दुनिया में डंका बजा रहे हैं। मंजरी जी, देश दुनिया में डंका बज रहा है, बिहार आगे बढ़ रहा है, विकास कर रहा है और लोग जो हैं वो बिना डर खौफ के अपने कारोबार को कर पा रहे हैं। ये बनाया है नीतीश कुमार ने पिछले 20 सालों में। आप एक बात बताइएगा, मतलब 20 साल हो गया, 20 साल में से है मतलब एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार और डबल इंजन की सरकार। 11 साल से केंद्र में भी इनकी सरकार है, बिहार में भी इनकी सरकार है। तो क्या ये बताएंगे कि मेगा आईटी पार्क कब आएगा बिहार में? मुझे तो लगता है कि इस पे बात होनी चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट आप किसको बोलते हैं? सिर्फ पटना में 2-4 रोड बना देने से डेवलपमेंट होता है? अगर देखा जाए तो आज भी कंपेयर टू अदर स्टेट बिहार सबसे पीछे था देश भर में और आज भी पीछे है। तो कहाँ आप डेवलपमेंट की जो बात करते हैं तो कहाँ डेवलपमेंट है? क्या बिहार को पीएम मित्र जो पार्क है वो नहीं चाहिए था? क्या बिहार को नॉलेजमेंट पार्क नहीं चाहिए था? क्या बिहार को उद्योग नहीं चाहिए? बिहार आईटी हब नहीं बन सकता? तो जो बात आप डेवलपमेंट की करते हैं, आप बताइए कि बिजली की बात करते हैं, मैं मानती हूँ कि बिजली आता है, ठीक है, लेकिन क्या बिजली उत्पाद है? बिहार अपना बिजली उत्पाद करता है? जबकि पहले बिहार बिजली उत्पाद करता था, आप 3 रुपया 3.5 रुपया खरीद करके 9 रुपये 10 रुपये बेच रहे हैं। तो इस पे बात क्यों नहीं होती है? इस पे बात होनी चाहिए ना। कोई भी एक छोटा सा सवाल, बिल्कुल ये वाला सवाल मैं उनसे जरूर पूछूंगा, लेकिन इस तरह खबरें हैं कि कांग्रेस के क्षेत्रीय नेताओं से, बिहार के नेताओं से राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि सख्त निगोशिएशन होना चाहिए। तो जब इस तरह की खबरें आ रही हैं तो आपकी पार्टी कहती है कि सब एकजुट हैं, लेकिन तेजस्वी के भरोसे कितनी देर तक नाव चलेगी जब साथ ही नाव में छेद कर रहे हो? तो नहीं, कोई नाव में कहाँ छेद कर रहा है। आप भी लग रहा है व्हाट्सएप फेसबुक ज्यादा देख रहे हैं, ऐसा कोई है नहीं कि कोई नाव में छेद कर रहा है या कुछ भी है। आप देखेंगे कि जो लोग भी जितना डिमांड कर रहे थे उसमें फाइनल भी हो गया है, सब कुछ सही है। अच्छा, मतलब सब फाइनल है, तो क्या मान के चलें कि शाम तक लिस्ट हमें देखने को मिल जाएगी? बिल्कुल, आज शाम, आज रात्रि तक होते होते कल तक सारा चीज फाइनल हो जाएगा, सिंबल भी बढ़ जाएगा और लोग कल से लेकर के परसों तक में जो पहला चरण है उसमें लोग नॉमिनेशन भी करना शुरू कर देंगे। किशोर जी, वो तो कह रही हैं कि अगर आप पटना में 4 सड़क बनाने को जो है विकास कहते हैं, बिजली आप दूसरे लोगों पे निर्भर हैं, पहले बिहार में बिजली बनती थी, अब 20 साल की अगर सरकार है तो जवाबदेही तो आपकी बनेगी ना इन सारी चीजों को लेकर। वो कह रहे हैं सीधे तौर पर कि कहाँ विकास हुआ है, लोग अभी भी पलायन करने के लिए तैयार हैं। दूसरे राज्य से कंपेयर करें तो बिल्कुल खसा हालत में है बिहार। मधु जी को मैं जवाब दे दे रहा हूँ। जब हम सत्ता में आए थे, शासन हमारे पास आया था, तो मात्र 700 मेगावाट बिजली का पीक आवर कंजम्पशन था बिहार का। 700 मेगावाट। अभी हम लोग 8800 यानी 8800 मेगावाट का कंजम्पशन है। तो आप इसी से अंदाजा लगा रहे हैं। ये कर रही है नॉलेज पार्क, आईटी पार्क वगैरह वगैरह, पीएम मित्र पार्क। तो ये बता दें क्या जनरेटर से नॉलेज पार्क चलेगा, आईटी पार्क चलेगा? बिहार को नहीं चाहिए?
बिहार में नहीं, नहीं, डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बिहार में चाहिए। बिहार फैक्ट्रियां नहीं को लगनी चाहिए, क्या आप चाहते हैं कि सुन नहीं लीजिए होनी ना, चाहिए? अब सुन लीजिए ना, मैं आपको सुन रहा था शांति से, आप सुनिए। हर कुछ चाहिए बिहार को और बिहार को मिलेगा, लेकिन लेने के लिए उस लायक बनना होता है। बिहार पिछले 20 वर्षों में उस लायक बना है कि आज बिहार के पास 14,000 एकड़ का लैंड बैंक है, जहां पे बिहार सरकार ने उस बैंक लैंड को, उस जमीन को अधिग्रहण करके बियाडा के माध्यम से अलग अलग जिला में रखा है, और हम लोग इंडस्ट्री को उसको देने जा रहे हैं। हमारे पास भूमि अधिग्रहण बहुत देर नहीं कर अधिनियम दी के तहत, मेहरबा आते आते नहीं 20 साल। नहीं नहीं देर नहीं है। देखिए, बार बार किसी राज्य में लगातार सरकारें बदलती रही, लगातार सीएम बदलते रहे, पिछले वाले काम को दूसरे वाले सीएम रोक दें तो समझ में आए। यहाँ तो 20 साल से साथी कोई भी रहा हो, सीएम तो आप ही रहे। तो 20 साल पहले स्थिति क्या थी उसका भी तो आकलन किया जाना चाहिए। 20 साल पहले अगर आप 100 किलोमीटर चलने के लिए आप सोचते तो आपको पूरे दिन का इंतजार करना होता। यानी मैं गवाह हूँ, हम लोग समस्तीपुर के रहने वाले हैं। अगर समस्तीपुर से पटना ये बिल्कुल अपने तो साथी जैसा जवाब दे रहे हैं कि आज भी नेहरू जी को जिम्मेदार हर चीज के लिए, जब कुछ नहीं हो पाता है तो ठीक है। ये आज स्थिति है कि 3 घंटा में हम लोग अपने घर से यानी 120 किलोमीटर चलकर आ जाते हैं पटना। तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर, ट्रांसपोर्टेशन, इसको जब तक मजबूत न किया जाए तब तक किसी प्रदेश में इंडस्ट्रियलाइजेशन की उम्मीद की नहीं जा सकती। आज जो 20 साल के जो बच्चे हैं हमारे यहाँ, सारे बच्चे दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद, अहमदाबाद और कहाँ कहाँ पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, गुजरात कोटा पढ़ने के लिए जाते हैं, इस पे भी बात कीजिएगा। टीचर हमारा, स्टूडेंट हमारा, खाने बनाने वाला हमारा, चलिए सफाई करने वाला हमारा, लेकिन फिर कमाई गुजरात। ये बड़े सवाल हैं और ये रहेंगे मंजरी जी, बिल्कुल ठीक है, ये बड़े सवाल हैं। क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन आप दोनों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बिहार की सियासत में सीटों से ज्यादा सवाल बट रहे हैं, कौन किसके साथ है और कौन किसको काटने निकला है ये तय नहीं है। वोटर बस यही देख रहा है कि जो आज साथ हैं, क्या 10 नवंबर को भी साथ होंगे या फिर सीटें ही रिश्ते तय करेंगी। क्योंकि बिहार की राजनीति में सब कुछ मुमकिन है, सिर्फ भरोसा नामुमकिन। मुझे दीजिए इजाजत, बने रही मुंसिफ टीवी के साथ। आदाब।